हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2005। इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे इसमें और देखेंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI अधिनियम है 2005 वो है क्या। देखिए जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, देखिए जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, ठीक है, जैसे हम RTI बोलते हैं 2005, भारत सरकार का एक अधिनियम ऐसा है जिससे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आइए जानते हैं इस अधिनियम के कुछ जो मुख्य प्रावधान है वो क्या है। देखिए इस अधिनियम के जो मेन प्रावधान है उसमें एक प्रावधान ये है कि अगर कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से, किसी भी सरकारी जो कार्यालय है, ऑफिस से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करता है तो ये सूचना उसे 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो 30 दिन है, 30 दिनों के अंदर अंदर ही ये सूचना उसे उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी जो सार्वजनिक प्राधिकरण हैं अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित भी रखेंगे। यानी कि जो भी ऑफिस के जो कामकाजी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको वो संभाल के रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी नागरिक चाहता है उनसे जुड़ी हुई सूचनाओं को प्राप्त करना तो वो उसे प्राप्त कर सके। यहाँ पर कोई भी जो है प्राधिकरण या कार्यालय इसका बहाना ना बनाए कि उसके पास कोई भी उस समय की जो है सूचनाएँ उपलब्ध नहीं है, डाटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर जो प्राप्त सूचना की जो विषय वस्तु के संदर्भ में अगर असंतुष्टि होती है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है जो उसे सूचनाएं मिली हैं, उन सूचनाओं के क्रम में वो अगर असंतुष्ट है या फिर, ठीक है, या फिर उसको जो निर्धारित अवधि अवधि यानी कि जो 30 दिन का समय दिया उसमें सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग बनाए गए हैं, वहाँ पर वो अपनी अपील दायर कर सकता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, जो इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग और निर्वाचन आयोग जैसे जो संवैधानिक निकाय हैं और उनसे संबंधित जो पदों हैं उनको भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। यानी कि इनसे जुड़ी हुई सूचनाएं भी अगर कोई व्यक्ति नागरिक चाहे तो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी कि एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत, जो कि होगा केंद्र स्तर पर, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 या 10 से कम जो होंगे सूचना आयुक्तों के वाली जो एक सदस्यता वाली कमेटी इसमें होगी। ठीक है, इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक होगा केंद्र स्तर पर जो होगा केंद्र सूचना आयोग और एक होगा राज्य स्तर पर जिसका नाम जो होगा राज्य सूचना आयोग। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके देखिए बाकी सभी राज्यों पर ये लागू होता है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत जो है सभी संवैधानिक निकाय, ठीक है, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो आती हैं, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान, यानी कि इन अधिनियमों से जो संस्थान बने हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं और जो निकाय हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी सूचनाएं नहीं मांग सकते हैं, यानी कि ऐसी सूचनाएं जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामरिक हितों आदि पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, ऐसी सूचनाएं हम इस अधिनियम के तहत नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, RTI अधिनियम की जो उद्देश्य हैं, आइए उद्देश्य जान लेते हैं कि किस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। देखिए जो पहला इसमें जो उद्देश्य वो है कि पारदर्शिता लेके आनी है, मतलब जितने भी जो कामकाज होंगे सरकारी सरकार के अंतर्गत, तो उनमें एक पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, नागरिकों को सब पता लगता रहेगा कि कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। एक जवाबदेही तय करना इसका उद्देश्य है। फिर नागरिकों को सशक्त बनाना, नए नागरिकों को सशक्त बनाना है। ठीक है, ये भी इस अधिनियम का ही एक उद्देश्य है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना
और लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका ही एक उद्देश्य है। ठीक है, आइए जानते हैं इसका मुख्य संशोधन के बारे में। तो देखिए, इस अधिनियम में जो मुख्य संशोधन हुआ था वो 2019 में हुआ था। ठीक है, तो आरटीआई अधिनियम जो है इसमें जो संशोधन हुआ था 2019 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इसे जानते हैं एक बार। ठीक है, तो संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के जो वेतन होंगे, भत्ते होंगे और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। ठीक है, ये इसमें मुख्य संशोधन किया गया था। बाकी जो सेकंड वाला है, आप इस पॉइंट को पढ़ना चाहें तो इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, फिर अब जानते हैं कि भाई ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये क्यों इतना आवश्यक है। तो देखिए, सूचना तक पहुंच का अधिकार समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों, ठीक है, और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिससे उनका कल्याण संभव हो सके। यानी कि इस अधिनियम के तहत समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं, उन तक भी जो सामाजिक नीतियाँ हैं और कार्य हैं, उनकी जानकारी पहुँच सके, जिनके बारे में वो भी जान सके कि उनके लिए कौन कौन से कार्य और नीतियाँ बनाई जा रही हैं और अपने जो कल्याण है उसे संभव करवा सके। ठीक है, यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जांच के दायरे में लेकर आता है। ठीक है, यानी कि सरकार ने जितने भी यहाँ पे जो स्टेप्स उठाए हैं आम जनता के लिए, तो वो सारे जो हैं वो जनता के सामने आते हैं। तो जनता उसमें से जांच कर सकती है कि क्या ये काम उनके लिए हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, आगे देखिए, इससे सरकार और सरकारी विभाग, अब देखिए इससे क्या है, जो सरकार है और जो भी सरकारी विभाग हैं और अधिक क्या बनते हैं, जवाबदेह बनते हैं, क्योंकि अब जनता तक जो है सभी प्रकार का जो कामकाज है वो उसकी जानकारी पहुंच रही है, जिससे जवाबदेही बढ़ जाती है और उनके कार्यों में क्या आती है, एक पारदर्शिता आती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णय में सुधार करता है। यानी कि जो अनावश्यक जो गोपनीयता है, यानी कि एक प्रकार से अगर हम कहें कि कोई भी जो सार्वजनिक प्राधिकरण यानी जो कार्यालय वगैरह हैं, अगर वो ये कहकर बात टाल देते हैं कि हम इस चीज़ की जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि ये गोपनीय चीज़ें हैं, तो उससे हम सूचनाओं से वंचित रह जाते हैं लोग कि भई कौन-कौन सी सूचनाएँ आई हैं। तो इस अधिनियम से क्या हुआ है कि जितनी भी सूचनाएँ हैं, अच्छा जो सूचनाएँ हैं वो तय हो चुकी हैं कि भई कौन-कौन सी सूचनाएँ आप किस-किस विभाग या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? और किन सूचनाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये सीधा-सीधा यहाँ पर एक तरीके से इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो अब अनावश्यक गोपनीयता का हवाला देते हुए कोई भी जो सार्वजनिक प्राधिकरण है, वो सूचना से वंचित नहीं रख सकता किसी भी आम नागरिक को, ठीक है? अच्छा, अब जान लेते हैं कि जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसमें कौन-कौन सी जो मुख्य-मुख्य धाराएँ हैं, उन धाराओं में क्या-क्या कहा गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन बन जाए तो एक तरीके से हम वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? जो जो इसकी जो धारा 3 है, धारा 3 बोलती है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। ये धारा 3 में लिखा गया है, ठीक है? धारा 4 यानी कि इसमें बोला गया है अभिलेखों को बनाए रखना और सूचीबद्ध करना, यानी कि जितने भी सरकारी जो प्राधिकरण या कार्यालय हैं वो अभिलेख बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन अपना काम पूरा रखेंगे, उनको सूचीबद्ध करके रखेंगे। उचित समय के अंदर अभिलेखों को क्या करेंगे, कंप्यूटरीकृत भी करेंगे, यानी कि सारा जो डाटा है वो कंप्यूटर पर चढ़ाएंगे, ये धारा 4 में बोला गया है। और अधिनियमन के 120 दिन के अंदर संगठन के विषय में विभिन्न विवरण प्रकाशित करना भी इसी के अंदर आता है। और प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के कारण बताना, ये भी धारा 4 में आता है। फिर जो धारा 5 है वो बोलती है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण को केंद्रीय तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी नामित करना होगा, यानी कि जितने भी जो लोक प्राधिकरण होंगे, जितने भी सरकारी यहाँ पर जो कार्यालय होंगे, उनको एक केंद्रीय स्तर पर या फिर एक राज्य स्तर पर लोक सूचना अधिकारी को नामित करना होगा, ये आता है धारा 5 में, ठीक है? फिर उपमंडल या उप जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाएंगे, यानी कि ठीक है, उपमंडल या उप जिला स्तर पर जो होंगे सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाएंगे। ये आ रहा है धारा 5 में, ये आ रहा है, ठीक है? धारा 6 में बताया गया है, ठीक है, कि जो अनुरोध लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक रूप से किया जा सकता है। आवेदकों को जानकारी मांगने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो जानकारी क्यों मांग रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आप किसी भी सरकारी विभाग कार्यालय से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो अधिनियम के अंतर्गत आती है कि मतलब उसको हम सरकारी विभाग
दे सकता है तो आपसे इसका कारण नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है धारा नंबर 6 में, जो इस अधिनियम की धारा 6 में इस बात को वो कहा गया है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो 30 दिनों के अंतर्गत जो है इसका सूचना आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये धारा 7 में बात की गई है कि 30 दिनों के अंतर्गत सूचना प्रदान की जानी चाहिए। यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटों के अंदर प्रदान किया जाएगा। ये धारा 7 में किया गया था। ठीक है, सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जा सकता है, ये बात भी यहाँ पर धारा 7 में ही आई है। ठीक है, फिर जो धारा 8 है उसमें बोला गया है कि छूट के लिए विभिन्न आधारों की सूची जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वाणिज्यिक विश्वास एवं व्यक्तिगत सूचना निहित है, ये बात इसमें की गई है। छूट के बावजूद लोकहित का प्रकटन संभव है, ये धारा 8 में बात की गई है। ठीक है, धारा 9 में बोला गया है यदि निवेदन कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, और धारा 10 में बताया गया है कि यदि छूट प्राप्त सूचना को उचित रूप से अलग किया जा सकता है तो रिकॉर्ड के भाग तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो सूचना है अगर उसे हम अलग रख सकते हैं तो जो रिकॉर्ड के भाग तक पहुंच, यानी कि जहाँ पर रिकॉर्ड रखे गए वहाँ तक आप स्वयं जाकर भी उनको देख सकते हैं। धारा 11 में बताया गया है कि किसी तीसरे पक्ष से संबंधित या उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना को संभालने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, धारा 12 से लेकर 15 में यहाँ पे बात की गई है केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों की स्थापना की और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, 13 और 16 में क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की है सूचना आयुक्तों के लिए जो सेवा की शर्तें, जो उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, वेतन और भत्तों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसी प्रकार 14 और 17 में देख लीजिए सूचना आयुक्तों को हटाने के आधार, किस आधार पर सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है और क्या प्रक्रिया होगी उनको हटाने की, इस बारे में बात की गई है। फिर धारा 18 में बात की गई है जो आयोग है शिकायतों की जांच कर सकता है और उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, ये बात यहाँ पे धारा 18 में की गई है। धारा 19 में बोला गया है प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना आयोग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। यहाँ बोला गया है कि जो जैसे प्रथम और द्वितीय अपील जो होती है हमारी जो आरटीआई के अंतर्गत, उससे जो संबंधित सूचना आयोगों के निर्णय जो होते हैं वो बाध्यकारी होते ही हैं। ठीक है, धारा 20 में यहाँ पे देखिए बोला गया है अनुचित जो है अस्वीकृति, विलंब या बाधा के लिए लोक सूचना अधिकारियों के लिए दंड, कि अगर आपको देखो किसी भी प्रकार की सूचना आपके पास, ठीक है, अस्वीकृत कर दी जाती है या उसको विलंब या बाधा होती है तो उसके लिए जो लोक सूचना अधिकारी हैं वो दंड के अधिकारी होंगे उस स्तर पर। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे बात की गई है जो केंद्रीय सूचना आयोग है CIC, वो क्या है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए तो ये भी 2005 में ही इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है। और इसके जो सदस्य हैं, देखिए इसमें एक तो होगा मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते, तो यानी कि 10 या 10 से कम ही सूचना आयुक्त होंगे और एक क्या होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा। नियुक्ति की बात करें तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दी जाती है, यानी कि उनकी सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ कार्यकाल वगैरह की बात की गई है, CIC की शक्तियों की बात की गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने जो यहाँ पे MCQs जो भी बन सकते हैं RTI अधिनियम 2005 से संबंधित उन्हें सॉल्व करने की। तो देखिए जो पहला प्रश्न है वो है कि जो प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अपील का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए आपने RTI दायर की, ठीक है, सॉरी RTI आपने दायर की, तो उसका जवाब तो आपको 30 दिनों के भीतर मिलेगा, ये जवाब की बात हुई। ठीक है, अब आप जवाब से असंतुष्ट हैं, ठीक है, या फिर विलंब वगैरह हो गया तो आपने उसकी अपील करेंगे। तो जो अपील होगी, तो अपील हम 2 अपील कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 2 अपील होती हैं इसमें, 2 इसमें अपील की जाती है। तो जो पहली अपील होगी पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील, यानी कि पहली अपील आपने की, आपको उत्तर उसका प्राप्त हो गया, पहली अपील का आपको उत्तर प्राप्त हो गया, तो जो दूसरी अपील होगी वो कितने दिनों के अंदर अंदर की जा सकती है। तो जो उसका आंसर होगा वहाँ पर वो होगा 90 दिन, यानी कि दूसरी अपील 90 दिन के अंदर की जा सकती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए आरटीआई आवेदन को संबोधित है, यानी कि इनमें से किसको आरटीआई आवेदन भेजा जाता है, ठीक है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को जाता है, भारत के राष्ट्रपति को जाता है, या फिर जन सूचना अधिकारी को जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन सूचना अधिकारी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अधिनियम का स्थान लेगा, ठीक है। तो देखिए जो ये अधिनियम 2005 से पहले, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से पहले एक यहाँ पर अधिनियम था जिसका नाम है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, यानी कि इसकी जगह पर जो आया है अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू, यानी किस डेट में ये अधिनियम लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने बताए गए हैं, इन चारों में से एक है सही जवाब। तो बताइए कौन सा जवाब सही है। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटीआई कौन दायर कर सकता है, यानी कि आरटीआई के लिए कौन एप्लीकेबल है। क्या केवल भारत के नागरिक, केवल विदेशी नागरिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल भारतीय नागरिक। तो केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ पर आरटीआई दायर करने के लिए यहाँ क्या है, यहाँ पर योग्य है। अगला प्रश्न है, आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए आयु मानदंड क्या है, यानी कि किस आयु तक के जो लोग हैं वो आरटीआई आवेदन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, 45 साल या उससे अधिक, 16 साल या उससे अधिक, या कोई आयु सीमा यहाँ पर नहीं है। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, किसी भी आयु का कोई भी नागरिक भारत का आरटीआई आवेदन दायर कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला हमें बोला गया है, जो पहला जो कथन है स्टेटमेंट वो है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या ये सही है गलत है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल क्या है, कथन सत्य है, ठीक है। दूसरा है, इस अधिनियम के अधीन अपील के अलावा किसी अन्य तरीके से ऐसे किसी आदेश पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो आरटीआई के अंदर जो भी सूचना यहाँ पर दी गई है तो आप उस पर क्या करेंगे, अपील ही करेंगे और किसी भी तरीके से इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। तो लोकतंत्र को जागरूक नागरिकों और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, और भ्रष्टाचार को रोकने तथा सरकारों और उनके तंत्रों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए यह भी आवश्यक है। तीसरा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। तो सारे ही ऑप्शन ठीक है, तो चारों कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो पूरा टॉपिक हमने इसमें कवर किया, जितने भी एमसीक्यू यहाँ से बन सकते थे वो सारे एमसीक्यू कर लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें टीचिंग रिलेटेड वीडियोस और भी आगे आती ही रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।